है। अच्छा, एप्लीकेशन जो है, राइटिंग एन एप्लीकेशन, ये आपका टॉपिक है आज की क्लास का। और आपको मालूम है कि आपकी मैट्रिक एग्जाम में, इवन ग्रेजुएशन में, हर क्लास में प्राइमरी के बाद आपको एप्लीकेशन राइटिंग जो है वो करनी होती है और इसकी बड़ी अहमियत है। ये आपके करिकुलम में क्यों शामिल की जाती है इंग्लिश के एग्जाम में? क्योंकि रियल लाइफ में भी आपको मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहता है, तो आपको अपने इन मसाइल के हल के लिए आपको एक उसको लिखाई की सूरत में जो मुतल्लिका दफ्तर होता है उस तक पहुंचाना होता है, ठीक है? क्योंकि जो वहां पर जो अफसरान हैं वो ज़ाहिर है इतने फारिग तो नहीं होते ना, उनको भी काम होते हैं, तो वो जो आपके मसाइल हैं वो आप जाकर उनसे मिल के उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकते, इतना टाइम तो नहीं होता। तो इसलिए आपको ये करना होता है कि अपनी एप्लीकेशन या दरख्वास्त में अपने मसाइल की तरफ निशानदेही करते हो आप, और फिर उस दरख्वास्त को आप उस मुतल्लिका ऑफिस में जाके जमा करा देते हैं, और फिर आपकी उस दरख्वास्त को पढ़ा जाता है और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन लिखना इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप इवन कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, फिर भी आपके मुख्तलिफ तरह के मसाइल होते हैं, आपको कोई ना कोई मदद दरकार होती है, कभी आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको लीव लेनी होती है, ठीक है? और या फिर आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं फाइनेंशियल, जिसकी वजह से आप स्कूल की फीस नहीं दे सकते हो, तो आपको उसमें कंसेशन करवानी होती है। या फिर आप अपना स्कूल का एग्जाम पास कर लेते हो और आपने दूसरे स्कूल में जाना है या स्कूल से कॉलेज में जाना है, तो आपको क्या करना है, वहां पर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है? तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको सबमिट कराना होता है, तो उसके लिए भी आपको दरखास्त देनी होती है अपने स्कूल को कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया जाए। तो ये इस लिहाज से जो एप्लीकेशन राइटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो मसला है उसको हल करने वाला कौन है, वो कौन सी अथॉरिटी है जो आपका मसला हल करेगी। मिसाल के तौर पर अगर आपको चाहिए है सिक लीव चाहिए, ठीक है, आप एक दिन बीमार हो गए हो तो आपको छुट्टी चाहिए, तो आप क्या करोगे कि आप अपने स्कूल की, जाहिर है जो प्रिंसिपल हैं, जो हेडमिस्ट्रेस हैं, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं, तो आपको उनको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है? लेकिन अगर आपको छोटा सा मसला है, मतलब आपने क्लास में अपनी सीट चेंज करनी है, किसी दूसरे स्टूडेंट उनके साथ बैठना है, या आप बैक पे बैठते हो, आपकी आईसाइट वीक है, आपने फ्रंट सीट पे बैठना है, तो आपने उसके लिए अपनी क्लास टीचर को लिखनी है। लेकिन अगर आपने स्कूल से ही छुट्टी करनी है तो फिर इसके लिए आपको प्रिंसिपल को लिखना है। इसके अलावा अगर आपने फी कंसेशन करानी है तो उसके लिए आपने अपने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको आप लिखोगे डायरेक्ट, या फिर आप अपने स्कूल की प्रिंसिपल के थ्रू उसको आगे सबमिट कराओगे। और अगर आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी या आपके इलाके की बहुत ज़्यादा पावर ब्रेकडाउन होता है, और या गैस का मसला है, तो फिर आप उन अफसरान को, उन इदारों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि आप जो मिसाल के तौर पर अगर सुई गैस का मसला है तो सुई नॉर्थर्न या सुई सदर्न किस इलाके में आपका जो मुतल्लिका दफ्तर है वो कहाँ पर वाक़या है, आप कौन से इलाके में, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में हो, साउथ ऑफ पाकिस्तान में हो, कहाँ पर हो, तो आप उनको एड्रेस करोगे, ठीक है? कोई इंतज़ामी उमूर के मसाइल हैं, ट्रैफिक के बहुत मसाइल हैं, कुछ भी है, तो आप ट्रैफिक कांस्टेबल जो हैं उनको लिखोगे। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि अथॉरिटी कौन है जिसको आपने लिखना है। तो बीइंग अ स्टूडेंट आप तो ज़्यादातर अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको ही लिखते हो। अब एक सैंपल है एप्लीकेशन का जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, उसका जो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे होती है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन जो आपकी मार्क होती है उसमें जो 3 नंबर हैं कम से कम वो आपके स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन के होते हैं, फिर उसकी मेन जो बॉडी है उसके होते हैं 4 नंबर, फिर उसके आपके जो आपने उसका क्लोजर सही तरीके से किया है, एंडिंग कैसे की है, जो एसओपीज हैं एप्लीकेशन के, जो उसके स्टैंडर्ड रूल्स हैं वो आपने फॉलो किए हैं, तो उस तरीके से आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। और उसका तरीका भी यही है, और वो एप्लीकेशन अप्रूव भी तभी होती है जब वो एक
अच्छे से पेपर पर अच्छी राइटिंग में अच्छे स्टाइल के साथ प्रॉपर इफेक्टिव एप्लीकेशन लिखी जाए तो उस पर एक्शन भी होता है। अगर आप एक गंदे से कागज पर गंदी सी राइटिंग में बिल्कुल आप एक स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, ग्रामेटिकली भी उसके अंदर मिस्टेक्स हैं, तो आप उसको रिक्वेस्ट आप आगे फॉरवर्ड करते हो तो चैनलाइज ही नहीं होती, उसको उधर ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, ठीक है, उसको सीरियस ही नहीं लिया जाता। तो इसलिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन लिखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। उसके लिए आप एक अच्छे पेज का इंतखाब कीजिए, अच्छे पेन का इंतखाब कीजिए, आराम से बैठकर किसी अच्छी जगह पर सपोर्ट दें पेपर को और उसके बाद आप लिखें। बिल्कुल कभी भी हैसल में या जल्दी जल्दी खड़े खड़े एप्लीकेशन नहीं लिखनी चाहिए, बैठकर तसल्ली के साथ एप्लीकेशन लिखनी चाहिए और उसको फिर आप उस इदारे को जो भी सरबराह है वहां तक आप जमा करा दें और फिर इंतजार करें कि उसके ऊपर क्या एक्शन होता है। तो स्टार्ट कैसे करने हैं, अब चूंकि मैं एक सैंपल जो आपको बताने जा रही हूँ वो है कि एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो जाहिर है आपको अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए होता है कि आपने स्कूल के 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं, आप पास हो गए और आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कॉलेज वालों को ये पता होना चाहिए कि जहां आपने 10 साल गुजारे वहां पर आपका कॉन्डक्ट कैसा रहा है, आपका बिहेवियर कैसा था, आपसे किसी को शिकायत तो नहीं थी, आपने कोई लड़ाइयाँ वगैरह तो नहीं की हुई थी, आपको एक्सपेल तो नहीं किया गया था स्कूल से या कुछ इस तरह के कोई और आपको कोई प्रॉब्लम्स ऐसे तो नहीं थे आपके अंदर। तो वो जानने के लिए वो स्कूल से आपको कहा जाता है कि आपने जो भी आपका लास्ट अटेंडेड स्कूल था उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने दाखिला फॉर्म के साथ नथी करके आप जमा कराएं। तो वो फिर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए आपको उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है स्कूल के प्रिंसिपल को। तो अब चूंकि आपकी मैट्रिक क्लास है और आपने आगे कॉलेज में इंशाल्लाह जाना है तो ये भी एप्लीकेशन लिखना आपको आना चाहिए। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, जाहिर है सबसे पहले आपने जो स्टार्ट करना होता है, जो अथॉरिटी है उसको आपने एड्रेस करना है। क्योंकि ये हेडमिस्ट्रेस हैं या प्रिंसिपल हैं तो आपने दी प्रिंसिपल और आप टू भी लगा सकते हो, टू दी प्रिंसिपल, ठीक है। अगर टू नहीं भी लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आपने सिर्फ ऐसे ही नहीं लेना प्रिंसिपल, नो, द प्रिंसिपल। और ये इसम मार्फा है, ये एक प्रॉपर नाउन है, इसके साथ आपने इसको द प्रिंसिपल करना है। फिर उसके बाद आपने कॉमा इंसर्ट करना है। नाउ दिस कॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जहां जहां पर है मैं इसको ग्रीन कलर से सॉरी, ये कॉमा जो है यहाँ पर लगेगा द प्रिंसिपल के बाद, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल कोमा, फिर से कोमा, यहां पर कोमा लगेगा, सिटी एबीसी फिर लगेगा फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप को मैं कर देती हूँ ब्लू से। और सर, अब देखिए जो स्कूल का नाम आप एक जनरल स्कूल का नाम लिख सकते हो, गवर्नमेंट हाई स्कूल आप आगे नहीं लिखोगे कुचलाक से हो, जोब से हो, पेशीन से हो, आपने वो नहीं बताना, सिटी का नाम नहीं बताना। कभी भी ये सीक्रेसी होती है बोर्ड के एग्जाम में और स्टूडेंट ने अपना नाम पता नहीं देना होता, तो इसलिए आप एक जनरल नेम दे सकते हो गवर्नमेंट हाई स्कूल। गवर्नमेंट हाई स्कूल तो बहुत सारे होंगे आपके इलाके में, बहुत सारे होंगे, तो आपने पिन पॉइंट नहीं करना किसी भी चीज को। दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल एक जेनरिक टर्म है, ये आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपने, अच्छा एक कॉमा लगा है यहाँ, एक कॉमा लगा है यहाँ और यहाँ पर सर। अब अगर वो मेल है तो आपने सर लिखना है, अगर फीमेल है तो मैडम, फिर उसके बाद फिर कोमा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब आपने उसकी जो मेन बॉडी है उसके ऊपर आ जाना है, ये वाली आपकी क्या है, स्टार्टिंग, दिस इज द स्टार्टिंग, ठीक है। और इसको प्रॉपर आपने इसी तरीके से करना है ताकि अगर आपने यही फॉर्मेट फॉलो किया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 2/2, ठीक है। लेट्स से कि 10 नंबर की एप्लीकेशन है तो इसके जो हैं वो यहाँ तक जो पार्ट है इसके 6 मार्क्स होते हैं और एंडिंग के भी 2 मार्क्स और स्टार्टिंग के भी 2 मार्क्स। ये एंडिंग है, एंडिंग आपने प्रॉपर की है तो 2 मार्क्स उसके। और अगर आपने अंदर जो आपने अपनी रिक्वेस्ट है वो सही ग्रामेटिकली आपका स्ट्रक्चर ठीक है, कोई मिस्टेक्स नहीं है
और प्रॉपर इफेक्टिव एप्लीकेशन लिखी है तो आपको 6 आउट ऑफ 6 मिलेंगे, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब हमेशा आपने रिस्पेक्टफुली एक जो सरबराह है इदारे का या उस इदारे को आपने उसको बड़े रिस्पेक्टफुली एड्रेस करना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट और मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आप ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टे, ये लिख दें आई बेग टू स्टेट, या आई एम राइटिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम राइटिंग टू आगे अपनी जो भी रिक्वेस्ट है वो, या फिर आई बेग टू स्टेट दैट I have been a bona fide student of your school। फिर आप अपने बारे में बताओगे कि आप एक बहुत अच्छे किरदार के हामिल स्टूडेंट रहे हैं। अपना सेशन बताना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द सेशन। अब क्या पता आपने 2 साल पहले किया है, 3 साल पहले किया है, बीच में गैप दे रहे हो, दोबारा कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, क्या है, किस जो प्रिंसिपल हैं उनको तो नहीं पता है। आपने बताना है कि आप इस सेशन में, अभी जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे 2020 2021 I appeared in SSC examination। SSC होता है आपका मैट्रिक का एग्जाम, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एंड सिक्योर्ड 750 मार्क्स। जो भी आपके यहाँ पर आप सपोज्ड भी लिख सकते हो, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो वैसे अगर आप रियलिटी में लिख रहे हो तो आपको असल अपने से ही मार्क्स लिखने हैं। नाउ आई वांट टू ज्वाइन अ कॉलेज, पहले आपने अपने बारे में बताना है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था या थी इस सेशन में, और उसके बाद मैंने ये वाला एग्जाम पास किया है। हो सकता है कि 8th क्लास के बाद आपने किसी दूसरे स्कूल में जाना है तो वहां के लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो अपने एग्जाम या जो अपनी लास्ट क्लास अटेंड की है उसके बारे में भी बताना जरूरी है। और ये आपका फिर आपने पर्पस बताई कि किस पर्पस के लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। आई नीड दी कैरेक्टर सर्टिफिकेट फुल स्टॉप, ठीक है, टू द पॉइंट। कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं आपको बतानी है, आपने टू द पॉइंट अपना पर्पस बताना है, अपने बारे में एक लाइन में बताना है। और कभी मतलब बहुत लंबा चौड़ा इसको नहीं करना कि आई हैव नेवर इंडल्ज्ड इन एनी फाइटिंग्स, आई हैव यू नो दिस एंड दैट एंड आई वाज अ मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ये सब लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ऑल द टीचर्स लाइक, ऐसे ऐसी भी स्टूडेंट्स जो है वो बातें लिख देते हैं, तो प्लीज उसको अवॉइड करना है। आपने टू द पॉइंट आपने अपना पर्पस बताना है, अपने बारे में एक लाइन लिखनी है कि आई हैव बीन अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल ड्यूरिंग दिस सेशन एंड आई हैव पास्ड दिस एग्जाम एंड स्कोर्ड दिस मच मार्क्स। नाउ आई वांट टू जॉइन अ कॉलेज, फॉर दैट आई नीड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फुल स्टॉप। उसके बाद आपने उसको कंक्लूड कैसे करना है, इट इज देयरफॉर। अब देयरफॉर के बाद आपने हमेशा एक कॉमा इंसर्ट करना है, इट इज देयरफॉर, it is therefore requested that a character certificate may kindly be granted। अब very respectfully, इसको भी आपने एक बड़ा फॉर्मल रखना है अंदाज अपना, ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से कंक्लूड करना है। फिर उसके बाद आप, ठीक है बेटा, सो आपने therefore के बाद कॉमा इंसर्ट करना है, requested that a character certificate may kindly be granted। यहाँ पर भी आपने बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनको कहना है कि आपको इशू किया जाए। आई शैल बी थैंकफुल, अब थैंक्स जरूर करना है, नोट ऑफ थैंक। ये थैंक यू वैसे भी एक बड़ा कर्टसी वाला वर्ड है और हम लोगों में बड़ी ये लैक करती है कर्टसी। हम लोग थैंक यू, सॉरी, ये अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। आपने देखा कि अंग्रेज जो हैं वो कितनी ज्यादा कर्टियस कौम है, वो हमेशा ये बहुत ज्यादा अपने अल्फाज यूज करते हैं हर चीज में, तो हमें तो एटलीस्ट एप्लीकेशन में तो करना चाहिए ना। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है, आपने एडवांस में, या फिर थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, थैंकिंग यू इन एडवांस, यानी आपने आपका काम अभी हुआ भी नहीं। हम लोगों को तो ये आदत है ना कि जब कोई काम कर देता है तो तब भी मतलब थैंकफुल नहीं होते हैं या फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को एज अ नेशन। मतलब मैं आपको बता रही हूँ हमारे जो इज्तिमाई रवैये हैं तो उनको हमने ओवरकम करना है। और जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं उसका यही फ़ायदा होता है कि हम अच्छे अखलाक सीखें। और सिर्फ पढ़ाई जो है वो डिग्री हासिल करने का नाम नहीं है, हमारे अच्छे अखलाक होने चाहिए और हमें कर्टियस होना चाहिए। तो बेशक हमारा काम नहीं भी हुआ तो देखें, हमने अगले को अच्छा फील करवाना है कि उसको अच्छा फील हो, और बेशक के काम नहीं भी हुआ या नहीं भी होगा लेकिन आपने फिर भी थैंकफुल करना है। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। और फिर फुल स्टॉप करके आपने यहाँ पर स्पेस देनी है, बिल्कुल ही इतनी स्पेस आपने 2 लाइनें छोड़नी है। और फिर आपने उसके बाद लिखना है योर्स ओबीडियंटली, yours obediently, or या yours truly या yours faithfully। फिर कॉमा इंसर्ट करना है,
योर्स ओबीडिएंटली अगेन कॉमा सो, और नेक्स्ट आपने लिखना है XYZ, अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना, XYZ, और रोल नंबर भी आप डैश लिख दो, या सपोज अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हैं, लेकिन अगर आपने रियल में एप्लीकेशन लिखनी है तो आपने रोल नंबर इंसर्ट करना है अपना, ठीक है, और आपने सारा कुछ सही सही लिखना है। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आप अपने स्कूल का नाम पिन पॉइंट नहीं करोगे, और आप सिटी का नाम पिन पॉइंट नहीं करोगे, आप अपना रोल नंबर और या नाम जो है वो आप मेंशन नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में। तो आप उसको, अब जो एड्रेस है वो एग्जाम हॉल सिटी एबीसी और नेम में XYZ लिखोगे, ठीक है। तो कॉमास कितने हो गए, प्रिंसिपल के आगे, स्कूल के नेम के आगे, फिर सर या मैम, उसके बाद योर्स ओबीडिएंटली एंड देयरफॉर। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 कॉमास इसमें इंसर्ट हुए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने इसी तरह से लिखी तो आपको जो कंक्लूजन है, जो एंडिंग है, उसके भी फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको फॉलो करना है, ठीक हो गया।